हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे हम लोग? अच्छा, नया चैप्टर शुरू करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। क्या है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। देखो, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता किन सब्सटेंसेस का है। ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपको 4 सब्सटेंस याद करने हैं जो कि प्लांट बॉडी के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। जिनमें सबसे पहले नंबर पे आपको याद करना है बच्चे वाटर। दूसरे नंबर पे आप याद करेंगे मिनरल्स। तीसरे नंबर पे आप याद करेंगे फूड। फूड हो गया है यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और नंबर 4 पे आप याद करेंगे पीजीआरस। हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ के आए हैं कि प्लांट बॉडी में एक जगह पे बनते हैं और दूसरी जगह पे जाके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। आप बताइए कि प्लांट के लिए ये बेसिकली 4 सब्सटेंस है जिनके ट्रांसपोर्ट को आपको पढ़ना है। हमारी बॉडी में 6 हो जाते हैं, जिसमें वेस्ट भी आ जाता है और गैसेस भी। प्लांट्स में गैसेस का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, सिंपल सी बात है। हमने पहले भी ये बात क्लियर करी थी डू प्लांट ब्रीथ के अंदर 3 रीजन बता के। एक हमने कहा था कि सेल्स जो प्लांट बॉडी होती है उसमें लेंटिसल्स और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, सरफेस से एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसी सारी कहानी हमने कही थी, याद है आपको? हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि भाई प्लांट बॉडी के अंदर आपको ये 4 सब्सटेंस मूव करवाने हैं। एनिमल्स में ये 6 हो जाते हैं। हमारी बॉडी में वेस्ट का भी मूवमेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि प्लांट बॉडी में नहीं है। एक्सक्रीशन करती है हमारी बॉडी, प्लांट नहीं करते। इसलिए प्लांट बॉडी में वेस्ट मूव नहीं करता और गैसेस मूव नहीं करती ज्यादातर। तो बेसिकली जो मूवमेंट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ 4 सब्सटेंसेस का पढ़ने वाले हैं, वाटर, मिनरल, फूड और पीजीआरस। सही है बात या नहीं? यस और नो? अब आप बताइए कि जब इन चारों का सब ट्रांसपोर्ट हम पढ़ते हैं तो हमें ट्रांसपोर्ट के लिए 2 टाइप का ट्रांसपोर्ट याद करना है। एक आपको याद करना है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या याद करेंगे आप? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस पे ही होगा। और दूसरा आपको याद करना है इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या याद करना है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जब भी लिखा आए तो आप इसे नाम दे सकते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या नाम दे सकते हैं? देखो, अगर मैं बोलूंगा ना ट्रांसपोर्ट, क्या बोलूंगा, तो आप मुझसे पूछेंगे सर लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का है, लॉन्ग डिस्टेंस भी और शॉर्ट डिस्टेंस भी। लेकिन अगर मैं आपसे को बोलूं ट्रांसलोकेशन, क्या बोलूं, तो ये बाय डिफॉल्ट बात किसकी हो जाती है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की हो जाती है। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो ट्रांसपोर्ट बोलेंगे तो पूछना पड़ेगा कि लॉन्ग डिस्टेंस है या, और अगर ट्रांसलोकेशन बोलेंगे तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो जाता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है इसमें 2 आपको ट्रांसपोर्ट याद करने हैं। एक आपको याद करना है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक आपको याद करना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव होता है जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। बोलो, ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। कैसा होगा? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें जो मॉलिक्यूल है, सब्सटेंसेस हैं, वो अपनी हायर कंसंट्रेशन टू, और इसमें एनर्जी का कंजप्शन नहीं होगा, तो इसे हम पैसिव बोलेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको 2 ट्रांसपोर्ट याद करने हैं। एक आपको याद करना है बच्चे सिंपल डिफ्यूजन। क्या याद करना है? और एक आपको याद करना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या याद करना है? तो मतलब आप ये याद कर लीजिए कि भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे सिलेबस के अंदर 2 ट्रांसपोर्ट हैं, एक सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो आप याद रखेंगे कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे होता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और जब आप मूवमेंट करवाते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कैसे करवाते हैं, तो एनर्जी कंज्यूम होती है। क्या एनर्जी कंज्यूम होती है? एनर्जी। इसमें एक तो आपको याद करना है ट्रांसपोर्ट सेल टू सेल। सेल टू सेल हो जाता है थ्रू द मेम्ब्रेन।
कैसे हो जाता है? थ्रू द मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन में क्या है कि पंप प्रोटीन्स काम करते हैं बच्चे। क्या काम करते हैं? अगर आपको याद हो तो एक पंप तो हमने प्रोटॉन पंप याद किया था, ग्रेडियंट तोड़ने बनाने वाला, अगर आपको याद हो तो पीक्यू और यूबिक्विनोन को प्रोटॉन पंप बोला था हमने। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस जब भी अगेंस्ट द ग्रेडियंट आप जाते हैं, अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द ग्रेडियंट, तो आपको जरूरत पड़ती है पंप प्रोटीन्स की। किसकी? तो यहां पर एक तो आप बताएंगे कि सेल टू सेल होता है थ्रू द पंप प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, और दूसरा आपको याद करना है विद इन सेल। ठीक है, विद इन सेल के अंदर आपको याद करना है बच्चे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या याद करना है? यहां एक बच्चे ने अभी अभी एक शब्द बोला साइक्लोसिस, तो आप साइक्लोसिस भी कह सकते हैं इसको, लेकिन एनसीईआरटी ने साइक्लोसिस टर्म यूज नहीं किया है। एनसीईआरटी ने इंट्रोडक्शन में इसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग लिखा है कि सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैं आपको क्लियर करूं, जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो पेज नंबर 136 है आपके पास, देखो 136 नंबर पेज है। 136 पे नीचे नीचे हेडिंग है साइटोस्केलेटन, है क्या? इस साइटोस्केलेटन में आपको याद करना है कि जैसे सेल होती है ना, ये प्लांट सेल, तो सेल के अंदर बोलो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, बोलेंगे क्या? और इसमें कुछ प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। साइटोस्केलेटन के सारे प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होते, कुछ प्रोटीन्स इसके कैसे हैं, कुछ प्रोटीन्स इसके कैसे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इसके साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस, जी साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर घूमना। बच्चा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस को याद कैसे कर लेता है? वो याद कर लेता है कि मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द वैक्यूल, तो वो ऐसे याद कर लेता है कि 360 साइटोप्लाज्म घूम रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बोलो फिर ये साइटोप्लाज्म थोड़ी हुआ, ये तो मिक्स ही हो गई। फिर नहीं समझ रहे मेरी बात? आपको ये समझना है कि साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है, क्या बोलेंगे? लेकिन वो 360 पे नहीं है, ऐसे नहीं कि साइटोप्लाज्म यूं घूम रहा है। आप बताइए, रैंडम मूवमेंट है साइटोप्लाज्म के चारों तरफ, जैसे यहां साइटोप्लाज्म इधर मूव कर रहा है, 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 रैंडम मूवमेंट। लेकिन है ये वैक्यूल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म में, ये मूवमेंट रैंडम होती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल कि कौन सा मटेरियल कहां भेजना है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और आप याद रखेंगे कि आज के बाद साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होना, बोलो ऐसे, यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होता है, दिमाग में रखेंगे ये बात। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन नहीं होता। साइटोस्केलेटन की प्रेजेंस मतलब फिलामेंटस और ट्यूब्यूलर प्रोटीन की प्रेजेंस केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल का ही क्या है? कैरेक्टर। तो साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट, तो प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी, हाँ समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किसमें होती है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। किसमें होगी? फिर बात आती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आपको दो टिश्यू याद करने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोयम। क्या नाम है? एक का नाम, दूसरे का नाम। आप बताएंगे कि जो जाइलम है इसका जो मूवमेंट है सबस्टेंसेस का, वो आपको यूनिडायरेक्शनल याद करना है। कैसा? जाइलम से सबस्टेंसेस का मूवमेंट कैसा होगा? तो हम कहेंगे कि जाइलम से मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस कैसा है? रूट टू शूट ओनली, ऐसे याद करना है आपको। नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं जाइलम से सबस्टेंसेस, सही है। लेकिन जब बात आती है फ्लोयम की, तो आप बताते हैं मल्टी डायरेक्शनल या ऑब्लिक लगा के लिखिए बाई डायरेक्शनल। मतलब आपको बाई डायरेक्शनल भी पूछा जा सकता है और मल्टी या बाई डायरेक्शनल, एक से ज्यादा डायरेक्शन में सब्सटेंसेस के मूवमेंट पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर फ्लोयम का करना पड़ेगा। दूसरी बात,
अगर आपके पास क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन में लिखे गए हैं, मल्टी डायरेक्शनल भी और बाई डायरेक्शनल भी, तो फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट के लिए प्रायोरिटी आप बाई डायरेक्शनल को देंगे। उसका रीजन है 190 नंबर पेज एनसीईआरटी का। अभी तो इंट्रोडक्शन में क्या किया एनसीईआरटी, जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना 175 पे, तो लास्ट की लाइनों में देखो आप, नीचे नीचे इंट्रोडक्शन वाली लाइनों के अंदर मल्टी डायरेक्शनल लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में तो एनसीईआरटी ने लिखा है ना, तो ये मल्टी डायरेक्शनल जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होता है? फ्लोएम की वजह से। लेकिन आप 190 पे आओ, जब फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की बात है ना बच्चे, सोर्स टू सिंक वाली, तो वहां बोल्ड करके एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? बाई डायरेक्शनल लिखा है। ऐसा कैसे है, ये हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में बहुत बढ़िया से कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये बात याद कर लो कि भाई मल्टी और बाय दोनों भी कुछ भी लिखा आ सकता है, और एक डायरेक्शन से ज्यादा डायरेक्शन में लिखा हुआ आ रहा है, चाहे बाई है और चाहे, तो हम फ्लोएम सोच के आंसर करेंगे। क्या सोचकर आंसर करेंगे? फ्लोएम सोचकर आंसर करेंगे, दिमाग में रखनी है बात। लेकिन मल्टी और बाय में से कोई एक चीज चूज करनी होगी तो आंसर किसको करेंगे? बाई डायरेक्शनल को। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? जाइलम से मूवमेंट किसका होता है? तो हम कहते हैं जाइलम से मूवमेंट होता है वाटर का और मिनरल्स का। सही है बात या नहीं? फ्लोएम से मूवमेंट किसका होता है? हम बताते हैं फूड का और पीजीआरस का। किसका? लेकिन आज के बाद याद करो कि वाटर और मिनरल्स, पीजीआरस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जाइलम से भी मूव करते हैं। ये मूव करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं ऑर्गेनिक, बेसिकली नाइट्रोजीनस होते हैं। कैसे होते हैं? नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस होते हैं, जिनको एमाइड्स कहते हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर एमाइड्स की स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि एमाइड्स होते क्या हैं वास्तव में। फ्लोएम से अगर बात करो तो फ्लोएम से बोलो फूड, पीजीआर, वाटर और मिनरल्स भी जाते हैं। बच्चा कहता है कि सर आपने हमें यहां कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि आज तक हमने यही पढ़ा है कि जाइलम से वाटर और फूड और पीजीआर किससे? बिल्कुल, जो आपने पढ़ा है वही मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें से एक शब्द आप भूल रहे हैं। आप कहते हैं कि जाइलम से मेनली वाटर और मिनरल जाता है, फ्लोएम से मेनली फूड और ओनली नहीं बोलते आप। ये बात भी ध्यान रखिए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसका मतलब जो जाइलम है उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी जा सकते हैं, और जो फ्लोएम है उससे इनऑर्गेनिक भी जा सकते हैं। कैसे? मैं इसको एक बात और क्लियर कर देता हूं आपको। एक तो आप याद रखिए कि जाइलम और फ्लोएम को हम किसके लिए पढ़ते हैं? आज के बाद एक बात याद कर लीजिए कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। ऐसे याद करिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज नॉट पॉसिबल विदाउट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। नहीं है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये बात दिमाग में डाल लो आप। इवन आप अपनी बॉडी के बारे में सोच के देख लो, आपकी बॉडी के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्ट चल रहा है वो चल रहा है ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। किसके थ्रू? और आपको पता है ब्लड प्लाज्मा में 70% से ज्यादा क्या है? वाटर। बिना वाटर के मूवमेंट नहीं है कहीं पर भी। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो तो विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं होगा वो। अगर जाइलम से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करवाना चाह रहे हो तो वाटर से करवाओगे, फ्लोएम से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करवाना चाह रहे हो तो वाटर से करवाओगे, क्योंकि वाटर दोनों से जाएगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का टिश्यू है ये। एक तो ये बात आप याद कर लो कि इन प्लांट बॉडी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। दूसरी बात क्या याद करनी है कि मिनरल्स की जब बात आई है तो आप ये बात याद रखो कि भाई जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, इस प्लांट में ये लीफ है और ये भी एक लीफ है। इस लीफ को तो आप बोलोगे यंग लीफ, क्या बताओगे? और इसे बोलोगे आप ओल्ड या सिनेसेंट लीफ। सही है? आप बताएंगे कि प्लांट क्या कर रहा है कि सॉइल से मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा। कहां से? मिनरल्स एब्जॉर्ब करके जाइलम के थ्रू वो पुरानी लीफ को भी देगा और नई लीफ को भी देगा। हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? ये पहली बार जो प्लांट मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करता है उनके ट्रांसपोर्ट की बात है, उनके ट्रांसपोर्ट की बात है। सही है बात या नहीं? कि मिनरल सॉइल से लिए गए और एरियल पार्ट्स को दिए गए, और ये ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होगा। किसका? मिनरल्स का। सही है बात या नहीं? लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा
कि अगर किसी प्लांट पार्ट में कमी आ गई किसी मिनरल की, जैसे मान लीजिए यहां पर किसी मिनरल की कमी आई, वो मिनरल कौन था? नाइट्रोजन, उसकी क्या हो गई? और सॉइल में कमी हुई है, इसलिए तो यहां पर यंग लीफ में भी कमी आई है। तो फिर आप बताएंगे कि ओल्ड पार्ट से मिनरल्स को लेकर किसे दिया जाता है? ये जो रीट्रांसलोकेशन हो रहा है ना बच्चे, मिनरल्स का रीट्रांसलोकेशन, ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता, ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता, क्योंकि यंग पार्ट तो किसी तरफ भी हो सकते हैं, ऊपर भी, नीचे भी, साइड में भी, इधर उधर कहीं पर भी, किसी भी ब्रांच पर। पहली बार जो मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द रूट, वो शूट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द जाइलम। लेकिन अगर किसी सिनेसेंट पार्ट से मिनरल्स को लेकर दिया गया है किसी यंग पार्ट को, दिया गया है किसी यंग पार्ट को, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो फिर रीट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल थ्रू द फ्लोएम होगा, थ्रू द फ्लोएम होगा। इसका मतलब कल को अगर हम फ्लोएम सैप पढ़ेंगे, तो क्या फ्लोएम सैप में आपको मिनरल्स भी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो क्या फ्लोएम से मिनरल भी जा सकते हैं? बिल्कुल जाते हैं। और जो मिनरल हमें फ्लोएम से जाते हुए दिख रहे हैं, वो रीट्रांसलोकेशन का रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? रीट्रांसलोकेशन का रिजल्ट है। समझ पाए हैं बात या नहीं? एक तो आपको समझना है कि पहली बार जो रूट ने एब्जॉर्ब किए हैं मिनरल, वो तो उसने शूट पार्ट को दिए हैं जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। सही है बात? लेकिन जो मिनरल रीट्रांसलोकेट हो रहे हैं वो किसके थ्रू होंगे? फ्लोएम के थ्रू होंगे। समझ पाए हैं बात या नहीं? दूसरी बात है सर पीजीआरस के बारे में, कि आपने कहा कि जो पीजीआरस हैं वो फ्लोएम से जाते हैं, लेकिन आपने पीजीआरस को जाइलम से जाता हुआ भी बताया। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझो कि पीजीआरस का मतलब क्या है। भाई फोन छोड़, क्या कर रहा है तू? जो पीछे देख रहा है, हाँ क्या कर रहा है? हैं? पढ़ाई पे ध्यान दो। सिंपल बात समझो बच्चे, यहां पर सीधे बैठेंगे भाई सभी के सभी। और आज तो इंटरनेशनल योगा डे है, तो आज तो वैसे भी तुम्हें सीधा बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए क्या? हाँ, तो फिर थोड़ी सी तो शर्म करो। आज तो आपके लिए प्राउड मूवमेंट है, या नहीं है? हाँ, तो फिर सीधे बैठो बिल्कुल। चलो, जो इधर उधर लटकेगा, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि उसमें देशभक्ति नहीं है। हाँ, सही बात है। चलो, हाँ आज तो बिल्कुल ऐसे। कितने लोग बिना नहाए आए हैं आज? देखो, तुम्हारा तो मेरे को पता ही है, दोनों का पक्का ही। हाँ, इन दोनों को लगता है कि सर को बस मीठी मीठी बातें कर लो, सर मतलब ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल फर्निश, उसके बाद अपनी मर्जी करो। नंबर देख रहा हूं मैं तुम दोनों के। बस दो ही बच्चे हैं जो बिना नहाए आए हैं, बाकी सब नहा के आए हैं। अच्छा, हाँ है तो काफी। बताने में शर्म आ रही है, उन दोनों ने हिम्मत करी है, बाकियों ने करी नहीं है, बस बात ये है। नहीं? चलो, तो पीजीआरस की बात आती है तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात चल रही है। बोलो, प्लांट हार्मोन्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? प्लांट हार्मोन्स। हार्मोन्स का मतलब होता है जो प्लांट बॉडी में किसी एक जगह पे, लिविंग बॉडी में किसी एक जगह पे बनते हैं और किसी और जगह पे जाके काम करते हैं। इन्हें इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स कहा जाता है। आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे ना तो बताएंगे सर आपको। और आपकी बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स बनाती हैं, अपने लिए नहीं बनाती, दूसरी जगह पे जाके काम करती हैं। इसलिए आपको ट्यूबुलर और ए ट्यूबुलर ग्लैंड्स पढ़नी होती हैं, जो ब्लड के अंदर आपके हार्मोन्स को मिक्स करती हैं ताकि ट्रांसपोर्ट हो पाए। तो हार्मोन जो होते हैं वो इंटरसेल्युलर मैसेंजर होते हैं। एंजाइम जो होता है वो बेसिकली इंट्रासेल्युलर होता है। एंजाइम सेल में बनता है, सेल में काम करता है। और जो हार्मोन्स होते हैं वो सेल में बनते हैं और कहीं और जाकर काम करते हैं। इन्हें इंटरसेल्युलर मैसेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आप बताओ कि प्लांट बॉडी में किसी एक जगह पे कोई हार्मोन का फॉर्मेशन हुआ है? सही है। ये साइड जो है बच्चे, यहां पर हार्मोन बना है, तो क्या वो केवल यही काम करेगा? बोलो नहीं। वो यहां भी काम कर सकता है, वो इधर भी काम कर सकता है, वो यहां से इधर मूव कर सकता है, यहां से इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है। मतलब मल्टीपल प्लेसेस पर जाकर काम करेगा हार्मोन। हाँ या ना? तो हार्मोन की मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होगी या मल्टी? तो इसलिए हमें इसको मेनली किससे पढ़ना होता है? क्योंकि जाइलम का फ्लो तो यूनिडायरेक्शनल है।
हाँ या ना? लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कभी कभी कुछ हार्मोन या केमिकल स्टिमुलेटर्स ऐसे भी हैं जो पर्टिकुलर किसी एक जगह पे बनते हैं और वर्क जाके किसी दूसरी जगह पे करते हैं, बस। इसके अलावा कहीं ट्रांसपोर्ट? तो बताओ कि ये स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। जनरली हार्मोन्स जो होते हैं वो मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं, बॉडी में एक जगह बनते हैं और मल्टीपल जगहों पर फंक्शन करते हैं। तो किसके थ्रू जाएंगे? फ्लोएम के थ्रू। लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे भी हैं, या कभी कभी हार्मोन्स का ऐसा भी फॉर्मेशन है कि वो जहां बनते हैं और काम एक जगह पे जाके करते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं जाना उनको। जैसे मैं आपको एग्जांपल याद करवाऊं फ्लोरिजन का। लीफ में बनता है, शूट टिप में जाना और कहीं नहीं, क्योंकि फ्लावर वहीं से बनना है। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? तो इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? और अगर ये मूवमेंट जाइलम के रास्ते में आ गई, किसके? तो ये पीजीआर जाइलम से भी ट्रांसपोर्ट कर जाएगा, क्योंकि जाइलम का फ्लो कैसा है? और यूनिडायरेक्शनल होने के साथ साथ अगर ये फ्लो उसके जाइलम के फ्लो के साथ ही मैच कर गया तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो क्या पीजीआर केवल फ्लोएम से जाते हैं? नहीं नहीं, बोलो। कभी कभी जो पीजीआर होते हैं उनका मूवमेंट क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। एनसीईआरटी ने इसको स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड लिखा है। क्या लिखा है? स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड। 176 नंबर पेज है, पहला पैराग्राफ है। ऊपर से सेकंड लाइन से या थर्ड लाइन से पढ़ना शुरू करो आप इसको, लाइनों को। पहले तो आपको सिनेसेंट वाली बात लिखी हुई मिलेगी कि जो सिनेसेंट ऑर्गन्स होते हैं वहां से मिनरल्स को निकाल कर आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, नहीं? फिर उसके बाद वो कह रहा है कि सिनेसेंट वाले पोर्शन के बाद वो लिख रहा है कि अदर केमिकल स्टिमुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, है ना, ये भी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट इन ट्रेस अमाउंट। क्योंकि याद करो, मैंने पहले ही कहा था कि हार्मोन्स जो होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, हमेशा ज्यादा अमाउंट में नहीं, कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में ही काम करते हैं। फिर एनसीईआरटी ने ये भी लिखा है कि समटाइम्स स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर, कि जहां वो बनते हैं और जहां उनको काम करना है केवल वहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं और कहीं नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? यस और नो? और साथ ही साथ आपको याद करना है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों से ऑर्गेनिक कंपाउंड जाते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वाटर जाइलम से जाता है फ्लोएम से? दोनों से। मेनली मिनरल फ्लोएम से जाते हैं, जाइलम से? मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड जाइलम से जाते हैं, फ्लोएम से? दोनों से। पीजीआर जाइलम से जाते हैं, फ्लोएम से? दोनों से। तो यही बात है कि प्लांट बॉडी जो है वो हमारी बॉडी की कंपेयर में थोड़ी सिंपल है। हमारी बॉडी में हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तक आ गए हैं, यस और नो? और प्लांट बॉडी में अभी हम टिश्यू सिस्टम तक ही चल रहे हैं, जाइलम फ्लोएम के अंदर। आप बताइए कि आप फिक्स कर सकते हो कि जाइलम से क्या जाता है, फ्लोएम से फिक्स कर सकते हो क्या जाता है? तो आप अगर एनिमल और प्लांट के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करो, तो हमारे अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम तक आ गया है। लंग्स, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टरी, पल्मोनरी वेन, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन प्लांट में ये सिंपल है हमारे कंपेयर में, क्योंकि टिश्यू सिस्टम है जाइलम और फ्लोएम, बस। तो अगर दोनों में से सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा जाए तो सिंपल किसका? एग्जैक्टली लेकिन ट्रैफिक किसका कॉम्प्लेक्स है? प्लांट बॉडी का। बोलो, सिस्टम जितना कॉम्प्लेक्स होगा ट्रांसपोर्ट उतना सिंपल होगा। आप ऐसे सोच के देखो, एक बहुत बड़ी सिटी है जिसमें बहुत सारी सड़कें हैं, फ्लाईओवर्स हैं, अंडरपास हैं, बहुत सारे सर्किल्स बने हुए हैं। उस सिटी में जाम लगने के चांसेस कम है, क्योंकि हर डायरेक्शन में जाने के लिए अलग रास्ता है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? और एक सिटी ऐसी है जिसमें एक ही मेन रोड है बिल्कुल सेंटर में, और वहीं पे आके सारी रोड्स मैच करती हैं, मिलती हैं। तो बताओ क्या होगा? भयंकर भीड़ रहेगी, क्योंकि हर किसी आने जाने वाले को उसी रोड पे आना है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो सिस्टम जितना सिंपल होगा ट्रैफिक उतना कॉम्प्लेक्स होगा, हाँ या ना? और बताइए कि सिस्टम जितना कॉम्प्लेक्स होगा ट्रैफिक उतना सिंपल होगा। सही है बात या नहीं? तो प्लांट बॉडी के केस में है कि इसका सिस्टम सिंपल है लेकिन ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन डोनर और कौन, क्योंकि जो किसी एक चीज के लिए डोनर होगा वो किसी दूसरे सब्सटेंस के लिए। जैसे आप लीफ की बात करो, बोलो फूड की डोनर है, वाटर और मिनरल की एक्सेप्टर है, हाँ या ना? अब बताओ, लीफ मिनरल्स को क्या करती है? नहीं, हमेशा नहीं। जब ये सिनेसेंट हो जाएगी तो मिनरल की डोनर भी हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा है कि जो सिनेसेंट पार्ट होता है वहां से मिनरल्स को निकालकर यंग पार्ट्स को दे दिया जाता है। तो हम डिसाइड नहीं कर पाते प्लांट में कि कौन डोनर है और कौन एक्सेप्टर है। इसलिए एनसीईआरटी ने इंट्रोडक्शन की लास्ट की लाइनों में यही 2 लाइनें लिखी हैं, पढ़ के देखो आप बढ़िया से।
क्या समझ पाए आप मेरी बात को या नहीं? चलूं मैं आगे। अब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बात करें तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को। किसको? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में भी सबसे पहले नंबर पे शुरू करेंगे किसको? पैसिव को। और पैसिव में सबसे पहले नंबर पे शुरू करेंगे किसको? सिंपल डिफ्यूजन को। अब बताओ व्हाट इज डिफ्यूजन? व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल, गैस, आयन, लिक्विड, जो आपका मन करे आप बोलिए, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू इज नोन एज डिफ्यूजन। कोई भी सब्सटेंस, गैस, लिक्विड, कुछ भी जब अपनी हायर कंसंट्रेशन से कहां जाता है? लोअर कंसंट्रेशन पर, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। सही है बात या नहीं? मतलब आप ये सोचो कि एक पानी से भरा हुआ टैंक है, एक पानी से खाली टैंक है। आप भरे हुए टैंक से पाइप जोड़ के खाली की तरफ कर दो, पानी किस तरफ जाएगा? अपने आप ही जाएगा, आपको भेजने की जरूरत नहीं। आपके पास पानी की बोतल है, इसमें कहीं छेद कर दो, पानी अपने आप। ये डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप सोचो ना, हवाएं अपने आप चलती रहती हैं एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एक जगह एयर प्रेशर कम है तो हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर, एयर अपने आप चलती है। ये क्या है? डिफ्यूजन। तो मूवमेंट ऑफ आयन, सब्सटेंसेस, गैसेस, लिक्विड्स, कुछ भी फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू इज नोन एज डिफ्यूजन। इवन मैं अपनी बॉडी पे परफ्यूम यूज करके आया हूं, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम में क्या हो रही है? तो ये भी क्या है? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन मेरी बॉडी पर क्या है? ज्यादा है, और एटमॉस्फेयर में क्या है? कम है, तो फैलेगा ना। ये भी क्या है? डिफ्यूजन है। क्या है? डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल, सब्सटेंसेस, गैस, लिक्विड्स अपने हायर कंसंट्रेशन टू कहां जाते हैं? लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं कि भाई हमारे पास दो कोई वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक ए और दूसरा वाटर टैंक बी। सही है। एक वाटर टैंक क्या है? ए। और दूसरा क्या है? बी। ए और ये बी। ए को क्या करें हम? पानी से भर लिया हमने। और बी कैसा है? तो पानी कहां से कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूं क्लास के अंदर, और बच्चे जल्दबाजी में हमेशा बोलते हैं ए टू बी। आप बताएंगे कि पानी कहीं जाएगा ही नहीं। पूछो क्यों? जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं करोगे तब तक पानी कहीं नहीं जा रहा। बोलो हाँ या ना। तो पानी को अगर आप चाहते हैं कि वो ए से किस तरफ जाए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अब बच्चे को ये लगता है कि सर ने ये बात हमें खुश करने के लिए बोली है, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं कि डिफ्यूजन हमेशा करवाने के लिए आपको मीडियम की जरूरत होती है। ये बात दिमाग में रखिए आप। विदाउट मीडियम डिफ्यूजन नॉट पॉसिबल। बोलो ऐसे। मैं आप मेरी बॉडी पे ना बच्चे, आप सेंट की एक छोड़ो 10-15 बोतल उड़ेल दो, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद मुझे एयर टाइट पैक कर दो पॉलीथीन के अंदर, खुशबू बाहर नहीं आएगी, क्योंकि उसको क्या नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप उस पॉलीथीन को, उस बैग को फाड़ देंगे तो खुशबू बाहर। क्यों? मीडियम मिल गया। तो बोलो डिफ्यूजन बिना मीडियम के पॉसिबल नहीं है। डिफ्यूजन होने के लिए मीडियम होना जरूरी है। और यहां वो मीडियम कौन है? पाइप है। तो पानी ए से कहां चला? पानी ए से कहां चला? बी सिस्टम के अंदर चलेगा। हाँ या ना? और इसे हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? और याद रखेंगे कि डिफ्यूजन नोट डिपेंड्स ऑन लिविंग सिस्टम। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन नॉट डिपेंड्स ऑन, कि जो डिफ्यूजन है वो लिविंग सिस्टम पे डिपेंड, डिफ्यूजन जो है वो लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? कि आप बताओ यार, हवाएं चल रही हैं, बोतल में से पानी बाहर निकल रहा है, टैंक में से पानी इधर उधर, इसमें लिविंग क्या है? तो इसका मतलब डिफ्यूजन होने के लिए लिविंग होना जरूरी। तो बोलो डिफ्यूजन नॉट डिपेंड्स ऑन लिविंग। डिफ्यूजन नॉट डिपेंड्स ऑन। लेकिन डिफ्यूजन लिविंग में हो सकता है। डिफ्यूजन होने के लिए लिविंग होना जरूरी
लेकिन क्या डिफ्यूजन लिविंग में हो सकता है? भी कल को क्वेश्चन आ जाए कि डिफ्यूजन अकर्स इन लिविंग, तो बच्चा याद करता है सर ने कहा था कि डिफ्यूजन लिविंग पे डिपेंड नहीं करता, तो आंसर कर जाता नो। तो गलत हो गया ना। डिफ्यूजन होने के लिए लिविंग होना जरूरी, लेकिन डिफ्यूजन लिविंग में तो हो सकता है। हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल। आप सोचो ना कभी आपने अंदर ऑक्सीजन खींची, खींचो, बाहर क्या निकाला? CO2 अंदर क्या थी, तभी तो बाहर आ रही है। नहीं समझ रही आप मेरी बात? हाँ या ना? आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि डिफ्यूजन लिविंग में होता है, हाँ या ना? लिविंग लिविंग पर डिपेंड नहीं करता। सही है बात या नहीं? इसका मतलब है कि डिफ्यूजन होने के लिए लिविंग का होना जरूरी। अब बताओ पानी ए से कहां जा रहा है? पानी ए से कहां जा रहा है? बी में। हाँ या ना? तो आपने क्या किया कि जब पानी ए से कहां जा रहा था? बी की तरफ, तो इसमें ना एक बॉल रखी, पाइप में क्या रखी? एक बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, कुछ भी आप रख दीजिए। तो बताइए ये बॉल कौन से टैंक में जाएगी, ए में या बी में? किस में जाएगी? किस में जाएगी? क्यों? वाटर के फ्लो के साथ बहेगी। हाँ या ना? इसे बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर, जो कि पाइप में मीडियम में डेवलप हुआ है। बोलो ड्यूरिंग डिफ्यूजन व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कि ये जो सब्सटेंसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयन है, सब्सटेंसेस हैं, लिक्विड है, ये अपनी हायर कंसंट्रेशन टू कहां चल रहा है? एट दिस टाइम diffusing molecules apply a pressure on the medium in the medium is known as diffusion pressure। मतलब जब ये मूव करेगा ना बच्चे मॉलिक्यूल, तो मूव करता हुआ मॉलिक्यूल यहां क्या डेवलप करेगा? प्रेशर डेवलप करेगा। हाँ या ना? यस और नो? और उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? जो प्रेशर यहां मूव करते हुए मॉलिक्यूल ने डेवलप किया है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? अब मुझे ये बताइए आपकी मॉलिक्यूल ए में ज्यादा है या बी में? तो बताइए ए का डिफ्यूजन प्रेशर और बी का डिफ्यूजन प्रेशर, और इसी को डिफ्यूजन कहेंगे हम, कि मॉलिक्यूल्स जो है अपने हाई प्रेशर टू हाई कंसंट्रेशन टू मूव कर रहे हैं। यहां तो कोई दिक्कत? हाँ या ना? यस और नो? तो डिफ्यूजन के दौरान मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन टू कहां जाते हैं? और डिफ्यूजन होने के लिए किसका होना जरूरी है? मीडियम का। और जब बच्चे डिफ्यूजन होता है तो डिफ्यूज होते हुए मॉलिक्यूल्स मीडियम पर क्या अप्लाई करते हैं? प्रेशर। और उसी प्रेशर को हम किस नाम से जानते हैं? अब आप बताओ कि भाई डिफ्यूजन प्रेशर ए में ज्यादा और बी में कम, सही है? तो थोड़ी देर बाद आप बताएंगे कि जो पानी है वो ए टैंक में से निकलकर सारा का सारा पानी बी टैंक में चला जाएगा। ए टैंक हो जाएगा खाली और बी टैंक हो जाएगा फुल। यस और नो? है? तो फिर दोनों तरफ अमाउंट क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? मतलब जितने वाटर मॉलिक्यूल किसमें है अब, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल कितने किसमें है? तो जितने वाटर मॉलिक्यूल ए में उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स ए में उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स बी में। हाँ या ना? यस और नो? अच्छे से। तो आप बताएंगे कि अब वाटर मॉलिक्यूल ए से बी में जा रहा है, बी से ए में जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, दोनों तरफ जा रहा है। आज के बाद ये गलती मत करना। आप बताओ कि वाटर मॉलिक्यूल जितने ए से उतने ही बी से। आप यहां बताएंगे कि नेट मूवमेंट जीरो है। बोलो ऐसे। मूवमेंट जीरो नहीं है, मूवमेंट तो है, बोलो ऐसे, लेकिन नेट मूवमेंट जीरो है। मूवमेंट तो, लेकिन क्या जीरो है? क्या जीरो है? नेट मूवमेंट जीरो है। और इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं हम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसे? डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? रहेगा याद। और डायनामिक इक्विलिब्रियम आने का मतलब है कि नेट मूवमेंट जीरो हुआ है, मूवमेंट जीरो, तो डिफ्यूजन के दौरान मूवमेंट जीरो नहीं होता। हाँ समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो अब डेफिनेशन ठीक करो। आप बोलोगे ड्यूरिंग डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू टिल
इक्विलिब्रियम। और जो मूवमेंट की बात चल रही है डिफ्यूजन में वो नेट मूवमेंट की चल रही है, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो नेट मूवमेंट क्या हो जाएगी? क्या मूवमेंट जीरो हो जाएगी? एग्जैक्टली यहां तक कोई दिक्कत समझ आई है बात या नहीं? हाँ या ना? आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, पूछिए क्या? एक सिस्टम में एक more than one type of molecules can diffuse simultaneously. बोलो, more than one type of molecules diffuse simultaneously. एक ही सिस्टम में एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल्स एक साथ क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? डिफ्यूज हो सकते हैं। समझ पाए हैं बात? हाँ या ना? जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल, ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल एक साथ डिफ्यूज हो सकते हैं तो उनका डिफ्यूजन एक दूसरे पर डिपेंड, ये बात याद रखिए कि मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज साइमल्टेनियसली इन ए सिस्टम, बट द डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर बट डिपेंड्स ऑन देयर ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। इसको कैसे समझें? आप सोचिए कि भाई हमने ए सिस्टम में रेड कलर की डाई मिलाई है और बी सिस्टम में येलो कलर की डाई मिलाई है, और दोनों तरफ अमाउंट सेम रखी। सही है बात या नहीं? मतलब जितना हमने मिलाया रेड ए में उतना ही हमने येलो मिलाया किसमें? तो रेड कलर किसमें ज्यादा है और येलो कलर किसमें ज्यादा है? तो रेड कहां से कहां जाएगा और येलो कहां से कहां जाएगा? वेरी गुड। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले रेड ए से बी में जाएगा या पहले येलो बी से ए में? हाँ, दोनों ही साइमल्टेनियसली मूव करेंगे सेम टाइम पर। हाँ या ना? तो आप बताएंगे कि जितना रेड ए से कहां आएगा, जितना रेड ए से कहां आएगा? बी में। हाँ या ना? उतना ही येलो बी से कहां आ जाएगा? कहां आ जाएगा? तो आप बताओ कि रेड कलर और येलो कलर की डाई ने मूवमेंट के लिए एक दूसरे पर डिपेंड किया क्या? हाँ, एक दूसरे पर डिपेंड किया क्या? यस और नो? बोलो, मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज साइमल्टेनियसली but their diffusion not depends on each other but depends on their on concentration gradient। हाँ या ना? और बताइए कि डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम पर डिपेंड, लेकिन लिविंग में तो बच्चा कहता है कि सर लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता तो पढ़ाते क्यों हो? क्योंकि लिविंग में होता है। कैसे होता है इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक। आप बताइए कि जैसे हमने प्लांट्स में लीफ पड़ी थी ना, याद है आपको? और प्लांट बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस चल रहा था। क्या चल रहा था? आप बताइए कि ये एक स्ट्रक्चर है स्टोमेटा। क्या स्ट्रक्चर है ये? और अंदर चल रहा है फोटो। अब बताओ कि फोटोसिंथेसिस में डिमांड किसकी होती है? गैसेस में बताओ। CO2 की। और फोटोसिंथेसिस से निकलता क्या है? सही है। तो आप बताइए, लीफ सेल में फोटोसिंथेसिस में CO2 की डिमांड रहती है ज्यादा, तो अंदर CO2 कम और बाहर CO2। और फोटोसिंथेसिस से O2 बनता है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अंदर क्या रहती है और बाहर। तो आप बताओ कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? या ये गर्दनें सबकी इधर उधर नहीं घूमनी चाहिए भाई। एक तो देख रहा हूं एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो और सीधे बैठो बिल्कुल। टाइम पास करने आते हो क्लास में? कॉलेज लाइफ के मजे अभी ले लोगे तो कॉलेज पहुंचोगे नहीं, मैं क्लियर कर दूं आपको। क्योंकि फिर नेचर को, भगवान को ये लगता है कि भाई ये तो जो कॉलेज में करना था वो सब यहीं कर चुका है, छोड़ो अब इसको कॉलेज भेज के क्या करना है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? जैसे हम घर पे गेम खेलते हैं मोबाइल में या कहीं और किसी गैजेट में, तो गेम के जिस लेवल पर होते हैं ना बच्चे, हमारा कंसंट्रेशन उसी पे रहता है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो अभी आप स्कूल से तो निकल गए हो, तो स्कूल वापस जाने लायक, कॉलेज अभी, मैं हमेशा बोलता हूं कि ट्रांजिशन फेज में हो, बीच में लटक रहे हो। समझ रहे हैं मेरी बात? G0 भी नहीं है ये।
जी नॉट में भी कम से कम सेल जो होती है अपनी एक फेज में तो आ जाती है कि मैं मैच्योरिटी पर आ रही हूं। मैच्योर भी नहीं हुए तुम अभी। इतने रिपीट ले लिया क्या तुमने? 25 प्लस हो गए क्या तुम? नहीं समझ रहे मेरी बात? वही कहना चाह रहा हूं। तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बड़ा काम आएगा आपके ये सब। और जितनी बातें यहाँ खड़े होकर आपका टीचर आपको समझाता है ना बच्चे, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ ही बोलता है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? और इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और बच्चों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा और बच्चों को मैंने आबाद होते हुए भी देखा है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरा स्टूडेंट जो है वो गलत डायरेक्शन में चले। कान पे पड़ेगी खींच के वरना एक। सभी समझ लो ये बात, ठीक है? हमारा काम केवल और केवल बस इसे ईमानदारी से करिए, क्योंकि हम क्या हैं? स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट को हमेशा स्टडी के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट अगर बोलोगे तो ये थोड़ी कहेंगे कि अच्छा क्रिकेट बढ़िया खेलता होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरा अच्छा स्टूडेंट है, तो सामने वाला यही समझेगा ना कि ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। मैं वही बोलना चाह रहा हूं। तो स्टूडेंट का मतलब क्या है? एग्जैक्टली तो अच्छे स्टूडेंट का मतलब होता है जो अच्छे से पढ़ाई करता है। और ध्यान मेरा सब पे ही है। किसी को लगे कि हाँ भाई ठीक है, मेरे पे तो ज्यादा सर का कोई ध्यान है नहीं, सर को तो मेरा नाम भी नहीं पता। नाम मेरे को वैसे भी याद नहीं रहता, शक्लें मैं याद रखता हूँ, ठीक है? तो पहले बेंच से लेकर लास्ट बेंच तक हर बच्चा मेरे लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। कचरा करोगे तो कान पे पड़ेगी, ठीक है? समझदार बनिए, ईमानदार रहिए, किसी के लिए नहीं खुद के लिए, ठीक है? आओ दोबारा पढ़ते हैं। देखो, एक लीफ में फोटोसिंथेसिस चल रहा है, उसमें CO2 की डिमांड है, तो लीफ के अंदर CO2 का लेवल, बाहर CO2, तो हाई CO2 टू CO2 जा रही है लो, डिफ्यूजन। अंदर O2, बाहर O2, तो बाहर O2 आ रही है अंदर से, तो बोलो डिफ्यूजन। हाँ या ना? यहां इस बात का ख्याल रखिए कि एक ही स्टोमेटा होता है। जब आप लीफ पढ़ते हैं तो लीफ में कोई अलग अलग टाइप के स्टोमेटा नहीं बताते कि हाँ भाई ये CO2 को मूव करवाता है, हाँ भाई ये O2 को मूव करवाता है। नहीं, एक ही स्टोमेटा है जो दोनों को मूव करवाता है। इसका मतलब सेम स्टोमेटा से कितनी गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले CO2 अंदर आती है, पहले O2 बाहर जाती है? एक साथ होता है। तो बताओ एक स्टोमेटा से कितनी गैसेस ट्रांसपोर्ट कर रही हैं? 3। एक भूल गए तुम लोग, वाटर वेपर्स। इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वाटर भी तो गैस फॉर्म में लॉस होता है ना, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। हाँ या ना? स्टोमेटा कितने? वेरी गुड। गैस कितनी? हाँ, एक स्टोमेटा से 3 गैस ट्रांसपोर्ट कर रही हैं एक साथ, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन। और एक का डिफ्यूजन दूसरे पर डिपेंड। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? आप एक बात सोच के देखो कि अगर ये जो बोतल आपको दिखाई दे रही है, इसको ना हम एक टैंक मान लेते हैं। ये जो बोतल है टैंक, ठीक है? ये गैस टैंक है, इसमें गैस भरी हुई है। इस पूरे टैंक में आपका जहां इच्छा हो वहां छेद कर दो, एक छोटा सा। गैस का क्या हो जाएगा? लीकेज। पूरी गैस क्या हो जाएगी? लगभग खाली हो जाएगा टैंक। मानते हो नहीं मानते हो? इसका मतलब गैस में डिफ्यूजन होता है। अब क्या करो, इसी टैंक में कहीं पर छेद कर दो, जैसे यहां छेद कर दिया। वाटर टैंक है, अब बोलो गैस टैंक नहीं है। कौन सा टैंक है? कौन सा टैंक है? यहां क्या कर दिया? तो पानी इस छेद से ऊपर का, नीचे वाला नहीं। सही है? इसका मतलब डिफ्यूजन गैस में होता है। गैस में ज्यादा और लिक्विड में, गैस से तो कम ही हो रहा है ना डिफ्यूजन। अब इसमें क्या करो कि इस टैंक में मिट्टी भरो, मिट्टी, सॉइल, और फिर छोटा सा छेद कर दो, सारी मिट्टी बाहर आ जाएगी। और थोड़ी सी आएगी फिर रुक जाएगी। हाँ या ना? इसका मतलब यह हुआ कि सॉलिड में तो डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है। तो डिफ्यूजन जनरली हम जब पढ़ते हैं तो किसका पढ़ते हैं? और लिक्विड का। बोलो डिफ्यूजन गैस और लिक्विड में एक जनरल बात है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? गैस और में डिफ्यूजन होना एक
मतलब डिफ्यूजन हो गया गैस का, डिफ्यूजन हो गया लिक्विड का, बोलो आम बात है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि डिफ्यूजन ऑफ द गैस एंड लिक्विड इज ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब होता है जनरल बात, कि ऐसा होता है जनरली। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? भाई मैं कहता हूं कि आर यू स्टूडेंट्स, आप कहते हैं ऑब्वियसली, मैं करता हूं पढ़ते हो तो आप कहोगे ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली का मतलब क्या है कि जनरली होता ही है ये। तो गैस और लिक्विड में डिफ्यूजन होना एक आम बात है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रेदर देन ऑफ सॉलिड। डिफ्यूजन इन सॉलिड मोर लाइक मतलब अच्छा, मोर लाइकली रेदर देन ऑफ सॉलिड। आप कहो कि सॉलिड का डिफ्यूजन होता है, इससे बढ़िया बात है कि सॉलिड में डिफ्यूजन होता है। सॉलिड का डिफ्यूजन होता है, इससे बढ़िया बात है कि सॉलिड में डिफ्यूजन होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? जैसे मैं आपको कहूं कि भाई एक गिलास है, हाँ या ना, इस गिलास को मिट्टी से भर के लाओ। किससे भर के लाओ? किससे भर के लाओ? यस और नो? अब आप इस मिट्टी से भर के लाने में एक शर्त यह है कि इसको मिट्टी से इतना भर देना कि इसमें कुछ और ना आए। तो बच्चे ने क्या किया कि गिलास में दबा दबा के मिट्टी भरी, फुल जोर लगा लगा के, कि सर ने कहा था कि इसमें कुछ और नहीं आना चाहिए, और फुल नींद आ रही है। तो कोई बात नहीं बच्चा, नीट वाले दिन खराब हो गई, फिर टैबलेट लेके करेगी ना मैंने, तो आज भी कर ले, फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं अपने। ले ली, ठीक हो जाएगी अब तो ऐसे याद करो कि भाई गिलास जो है उसमें मिट्टी भर दी हमने, इतनी भर दी कि कुछ और। अब बच्चे ने लाके गिलास मुझे दिया कि सर इतनी मिट्टी भर दी है कि इसमें कुछ नहीं आएगा, हाँ या ना? आप उधर से पानी उठा के डाल दो, बताओ आया या नहीं आया? मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि सॉलिड का डिफ्यूजन होता है, उससे बढ़िया बात है कि सॉलिड। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो आप बताइए कि गैस का और लिक्विड का डिफ्यूजन होना तो आम बात है, लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन होना एक आम बात। तो उन्होंने कहा कि आप बोलो कि सॉलिड में डिफ्यूजन ज्यादा अच्छा है कि आप बोलो सॉलिड का डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन इन सॉलिड मोर लाइकली रेदर देन ऑफ सॉलिड। क्लियर है बात या नहीं? ये एनसीईआरटी से आपका डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन का पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन रेट अफेक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर। उसमें 4 फैक्टर एनसीईआरटी लिखती है। पहला, ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। आप बताइए डिफ्यूजन होने के लिए ग्रेडियंट होना जरूरी है, क्योंकि डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल पैसिवली मूव करते हैं अपनी हायर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन टू, हाँ, तो मतलब मूवमेंट होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाँ या ना? तो इसके लिए ग्रेडियंट होना जरूरी है। ग्रेडियंट होगा तो डिफ्यूजन होगा, ग्रेडियंट नहीं होगा तो डिफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा, परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन विच सेपरेट द सिस्टम्स। आप बताइए कि डिफ्यूजन अगर करवा रहे हो आप, यहां तो चलो पाइप थी, इस पाइप में कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन आप सोचो अगर इस पाइप पर मैं यहां पॉलीथीन बांध दूं, पॉलीथीन, तो क्या मूवमेंट होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर यहां मैं कपड़ा बांध दूं, बस सिंपल बात है। इसका मतलब दो सिस्टम्स को सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर भी डिफ्यूजन डिपेंड करता है, कि वो जो मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहे हैं क्या उस मेम्ब्रेन को पार करते हैं या नहीं करते। देखो हम इंडियन से और आम घरों से आते हैं, हाँ या ना? तो हमारे घरों में एक नल बाहर स्पेशली रखा जाता है ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए, टंकी से एक नल ऐसे बाहर ओपन रखा जाता है। वो नल कभी खराब हो जाता है या टपकने लगता है, तो आप उसे खोल देते हैं, खोल तो देते हैं, ठीक करके लगाएंगे, लेकिन दोबारा लगता नहीं, तो पाइप का वो होल रह जाता है खुला। तो अब फिर आप क्या करते हो, मार्केट से नल खरीद के लाओ, उतने में टाइम तो लगेगा ही। तो लकड़ी का एक टुकड़ा लेके छोटा सा, उसपे पॉलीथीन लपेट के और पाइप में ठूस देते हैं। करते हैं ऐसे काम या नहीं करते? आप सोचो, आपने पॉलीथीन क्यों लपेटी, आप कपड़ा क्यों नहीं लपेटते? क्योंकि अगर हम कपड़ा लपेट के ठूस देंगे तो पानी टपकेगा, क्योंकि कपड़े को तो क्रॉस कर लेगा पानी, हाँ या ना? इसलिए हम किसको ठूसते हैं उसमें? पॉलीथीन को, क्योंकि हमें पता है कि वो पानी क्रॉस उसको नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो आप बताइए कि जो डिफ्यूजन है बच्चे, वो परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन पर भी डिपेंड करता है, कि जो मेम्ब्रेन उन दो सिस्टम्स को सेपरेट करती है वो उसमें से क्रॉस कर पा रहा है, या क्रॉस कर पा रहा है तो डिफ्यूजन होगा, क्रॉस नहीं कर पा रहा तो डिफ्यूजन भी नहीं होगा। तीसरा देखो,
टेम्परेचर भी डिफ्यूजन रेट को डिफाइन मतलब क्या करता है। आप ये बात सोचो कि अभी कमरे का एसी ऑन है, हाँ या ना, मैं कमरे का एसी कर देता हूं बंद, यस और नो, 5-7-10 मिनट में पता चल जाएगा सबको कि मेरा पड़ोसी नहा के आया है नहीं नहा के आया है। बदबू मारना शुरू कर दोगे आप, और गर्मियों में पसीना और स्मेल ज्यादा आती है बजाय सर्दियों के। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। किसी की फ्रिज में क्या पड़ा है आपको नहीं पता, लेकिन किसी के घर पे किचन में गैस के ऊपर क्या पक रहा है ये आपको पता है, क्योंकि आप कहते हो ना हलवा बन रहा है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि टेम्परेचर हाई होगा तो डिफ्यूजन भी मतलब गैस फैल जाएगी, वाटर फैल जाएगा। रीजन क्या है कि टेम्परेचर हाई होने से, बोलो ऐसे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो उनके डिफ्यूज होने की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, आप अपने घर पे किसी बर्तन में पानी रख के गर्म करना शुरू करिए, जब पानी ठंडा है तो हिलता नहीं है, स्टेबल रहता है, स्टेडी स्टेज में रहता है। लेकिन वही पानी जब फुल गर्म हो जाता है तो नाचने लगता है, हम कहते हैं पानी उबल गया, हाँ या ना। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो रोक नहीं पा रहे अपने आप को, और इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनके डिफ्यूजन रेट में क्या आता है। हाँ, इसलिए स्मेल लो टेम्परेचर पे नहीं फैलती और हाई टेम्परेचर पे फैलती है। समझ रहे हैं बात या नहीं। नंबर 4 पे प्रेशर, प्रेशर भी डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है। आप बताओ पानी चल रहा था ए से, आप क्या करो प्रेशर लगाओ बी से ए में, मतलब पानी आ रहा है ए से, प्रेशर लगा रहे हो बी से, डिफ्यूजन की डायरेक्शन के अपोजिट, तो रेट कम हो जाएगी। अब बताओ पानी आ रहा है ए से, प्रेशर भी लगा रहे हो ए से, डिफ्यूजन की डायरेक्शन में ही लगा रहे हो, तो बोलो रेट बढ़ जाएगी। तो डिफ्यूजन की डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं तो रेट, और डिफ्यूजन की डायरेक्शन में रेट मतलब अपोजिट प्रेशर लगाते हो तो रेट। क्लियर है बात या नहीं। ये सारी बातें एज इट इज इन दोनों पैराग्राफ में एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बच्चा एनसीईआरटी पे इतना ध्यान देता ही नहीं, उसको लगता है डिफ्यूजन का मतलब है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट करना, टिल द इक्विलिब्रियम करना, चलो जो टॉपिक खत्म हो गया, और अंदर की लाइनों को पढ़ता ही नहीं है वो। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैं सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तीनों को एक ही डायग्राम में समझाऊंगा आपको अभी, और ध्यान से मेरी बातें सुन लीजिएगा आप, ठीक है। आप बताइए, एक मेम्ब्रेन है, ये एक स्ट्रक्चर है, क्या नाम है इसका, मेम्ब्रेन, ठीक है। आप बताइए एक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, क्या होती है, फॉस्फोलिपिड। तो एक मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, एक मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। याद रहे, जब हम मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चरल पार्ट आपको याद करने हैं। एक आपको बताना है पोलर हेड, और एक आपको बताना है नॉन पोलर टेल, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर को हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। जो वाटर से रिएक्ट कर लेता है वो हाइड्रोफिलिक, और जो रिएक्ट नहीं करता वो, यहां पोलर और नॉन पोलर से मतलब आप चार्ज भी समझ सकते हैं कि जिन पर प्लस और माइनस चार्ज होता है वो पोलर होते हैं, और जिन पर चार्ज नहीं होता वो नॉन पोलर होते हैं। ऐसे भी इनको याद कर सकते हैं आप, आपके अभी के लिए, क्योंकि अभी सेल मेम्ब्रेन आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है बात या नहीं। इसमें बताइए, ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, क्या है, एक, ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि ऐसे दो दो मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं, जिनमें इनका हेड पार्ट बाहर की तरफ और टेल पार्ट अंदर की तरफ होता है, हाँ या ना। और बोलो हेड पार्ट दोनों तरफ रहता है वाटर के साथ कंटिन्यूअस,
बेटा तू ना एनसीईआरटी लेके मेरे पास आ, जो ऐसे करके बैठी है, इसको पता ही नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूं। यहां बिठाओ बेटा इसको अपने पास। अब जब मैं एनसीईआरटी का पेज बोलूं, एनसीईआरटी की लाइनें बोलूं, तो पड़ोसी को देख के नहीं एनसीईआरटी में देखना। समझ गई है? क्या समझी है? हाँ, एक एनसीईआरटी के पेज बताता हूँ ना, फलाना पेज खोलो, उस पे ये लाइन है इस पैराग्राफ में, तो पड़ोसी को देख रही होती है वो कौन सा पेज खोल रहा है। फिर वो पेज खोलती है, फिर उसमें वो लाइन जो भाई ढूंढता है पड़ोस वाला भाई, उसको बहन सॉरी, तो उस पे फिर वो ऐसे उंगली रखती है, तो ये भी उस पे उंगली रखती है कि अच्छा ये वाली लाइन है, फिर पढ़ना शुरू करती है। ऐसा कब तक चलेगा? एग्जाम में भी नकल मार के पास होना है क्या? तो ये बात ना सेल मेम्ब्रेन में डिटेल्ड करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं क्लियर कर दूं कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में से हेड पार्ट को काउंट नहीं करते, केवल नॉन पोलर टेल को ही काउंट किया जाता है। अगर मुझसे पूछा जाए ना कि, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, आपके काम आएगी, कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, आप बताना फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड कैसा है, पोलर या नॉन पोलर? पोलर भी है, और हेड पार्ट पोलर है और टेल पार्ट। लेकिन अगर ओवरऑल आपसे मेम्ब्रेन के बारे में पूछ लेना, तो आप नॉन पोलर बताना है इसको। मैंने कहा ना सेल मेम्ब्रेन में डिटेल करेंगे इसकी। नहीं भी बताता तो भी तेरा काम तो चलता ही ना। लेकिन अभी के लिए इतना बता रहा हूं कि फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, मतलब सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? फॉस्फोलिपिड कैसा है? एम्फीपैथिक। पोलर भी है और नॉन पोलर भी है। हेड कैसा, टेल कैसा? लेकिन जब ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की फॉर्म में मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं, तो मेम्ब्रेन का ओवरऑल नेचर कैसा? क्योंकि हेड पार्ट दोनों तरफ पानी में रहते हैं, डिसॉल्व, उनको काउंट नहीं करना है, केवल और केवल किसको काउंट करना है? टेल पार्ट को। तो बताओ मेम्ब्रेन कैसी? मेम्ब्रेन कैसी? मेम्ब्रेन कैसी? फॉस्फोलिपिड कैसा? एम्फीपैथिक। एम्फी शब्द ही तब लगता है जब एक स्ट्रक्चर दो नेचर शो कर रही हो। एम्फीबियन, एक ऑर्गेनिज्म दो एनवायरमेंट में। एम्फीबॉलिक, एक मेटाबॉलिक पाथवे दोनों काम करता हो, कैटाबॉलिक भी और एनाबॉलिक भी। तो बोलो एक मॉलिक्यूल दोनों नेचर, पोलर भी और, तो बोलो एम्फीपैथिक। तो फॉस्फोलिपिड कैसा? सेल मेम्ब्रेन कैसी? शाबाश। अब बताओ कि भाई एक सेल है, क्या है? सेल के अंदर क्या है? बताओ, हम सेल मेम्ब्रेन का इतना सा टुकड़ा पढ़ रहे हैं। जिस तरफ साइटोप्लाज्म होता है, बोलो ऐसे, उसको तो मेम्ब्रेन का कहते हैं साइटोसोलिक फेस। क्या कहते हैं? और जिस तरफ साइटोप्लाज्म नहीं होता उसे कहते हैं नॉन साइटोसोलिक फेस। क्या कहते हैं? नॉन साइटोसोलिक फेस। क्लियर है बात आपको? हाँ या ना? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़े। अब आप बताइए कि भाई बाहर की तरफ कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे मैं रेड कलर में डॉटेड मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं। इनको नाम दिया मैंने ए। क्या नाम दिया? बोलो ये सेल के बाहर तो है ज्यादा और अंदर है कम। ऐसे कोई मॉलिक्यूल है, बोलो बी, उसकी कंसंट्रेशन बाहर और अंदर। ठीक है। ऐसे बताओ को मॉलिक्यूल है सी, बाहर कम। बराबर हो गया तो फिर डिफिजन ही नहीं होगा, फिर पढ़ाना ही क्या है? अंदर, बाहर। ऐसे बताओ को मॉलिक्यूल है डी, बाहर कंसंट्रेशन और अंदर कम। सही है?
आप बताओ कि जो ग्रीन कलर में बनाए हैं ना हमने सब्सटेंस, वो तो पोलर नेचर के हैं, और जो रेड कलर में बनाए हैं वो नॉन पोलर नेचर के हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ग्रीन कलर वाले किस नेचर के हैं और रेड कलर वाले किस नेचर के हैं? नॉन पोलर। सही है, हाँ या ना? अब बताओ कि मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन टू अपने आप चलते हैं, और ए नाम का मॉलिक्यूल जो है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन टू कहां आ रहा है? किसके थ्रू आ रहा है? इसे बोल दो आप कि ये सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, जो कि एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, और उसका नेचर कैसा? सब्सटेंस ये भी कैसा? इसकी बाहर कंसंट्रेशन कैसी? तो बोलो नॉन पोलर का नेचर सेम। तो बताइए नॉन पोलर मेम्ब्रेन नॉन पोलर सब्सटेंस को डिफ्यूज होने में कोई रेजिस्टेंस पैदा, और मॉलिक्यूल इजीली डिफ्यूज हो जाता है। यहां पर किसी की भी हेल्प की जरूरत, क्योंकि मेम्ब्रेन का नेचर कैसा, मॉलिक्यूल कैसा। तो बोलो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू concentration gradient easily cross the membrane without any help of the protein. This process is known as simple diffusion, और ये सब्सटेंस का जो मूवमेंट है वो पैसिव मूवमेंट है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही, क्योंकि ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चल रहा है। हाँ या ना? अब बताओ इसी की नकल करते हुए डी वाला मॉलिक्यूल कहता है मैं भी तो बाहर हूं ज्यादा, अंदर क्या हूं, मैं भी क्रॉस करूंगा मेम्ब्रेन को। लेकिन जैसे ही मेम्ब्रेन के पास आता है मेम्ब्रेन मना कर देती कि ना। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस का नेचर कैसा? हाँ, और मेम्ब्रेन। तो बताइए कि पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस। अब बोलो जिसको तैरना नहीं आता का नदी पार नहीं करेगा? हाँ, बोट नहीं है तो क्या हो गया, बोलो पुल से क्रॉस करेंगे हम, और पुल जो होता है वो नदी के दोनों किनारे जोड़ देता है। हाँ या ना? तो आप बताइए कि यहां सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि मेम्ब्रेन के आर पार जाते हैं। मेम्ब्रेन के, बोलो ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के आर पार जाते हैं उन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? और उनके थ्रू ये मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन टू कहां आ रहे हैं? बोलो है तो ये भी डिफ्यूजन ही, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट हो रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन इसमें एक फैसिलिटी दी गई है, इसमें एक फैसिलिटी दी गई है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कि एक ऐसा डिफ्यूजन जिसे फैसिलिटेट करवाया गया है, वो अपने आप होता नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और किसके थ्रू करवाया गया है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के। बोलो यही वो प्रोटीन है जिनको हम चैनल, टनल, कैरियर्स के नाम से जानते हैं। पंप मत बोल देना, पंप ट्रांसपोर्ट एक्टिव के लिए आता है ना? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कभी पंप प्रोटीन नहीं बोलना, आपको दिमाग में रखो ये बात, क्योंकि पंप बोल दिया हमने तो फिर, हाँ समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन आपको ये समझना है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि ये भी अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट चलता है। यहां तो कोई प्रॉब्लम? सीधे बैठो भाई, सीधे। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर लटकोगे तो इसका मतलब क्या है? हाँ, देशभक्त नहीं हो तुम आज, है ना? भाई होता पता क्या था, जब साल का पहला दिन शुरू होता ना 1 जनवरी, यस और नो, तो हम उस दिन स्कूल जाते थे तो पूरे रेडी होके जाते थे, क्योंकि हमें समझाया जाता था कि अगर आज मार पड़ेगी तो सारा साल पिटोगे। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, तो इसलिए उसी तरीके से काम करना है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो बोलो हमारे लिए तो हर दिन, हाँ, नया साल है, हम उसी की तरह जिएंगे, इसलिए हमारी एनर्जी लेवल हमेशा क्या होगा? बिल्कुल। कहते हैं ना कि हर दिन को खुल के जियो, तो बच्चा उसको नेगेटिव ले लेता है कि इसका मतलब है मौज मस्ती करो। खुल के जीने का मतलब होता है अपनी मर्जी से सारे काम ईमानदारी से करो। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हाँ भाई खुल के जीने का मतलब है कि सारा दिन मौज मस्ती करो, गाने सुनो,
दोस्तों के साथ गॉसिप्स करो, इधर जाओ उधर जाओ, ये नहीं है। खुल के जीने का मतलब नहीं है ये। इससे क्या होगा कि थोड़े दिन खुलोगे, इतने खुल जाओगे कि बाद में बंद नहीं हो पाओगे, और घर वाले सारी उम्र ताने मार मार के करते रहेंगे कि कोटा भेजा था इसको, हुआ नहीं इसका कुछ, कोटा भेजा था इसको, हुआ नहीं इसका कुछ। तो इतना भी नहीं खुलना कि बाद में पैक ही ना हो। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, तो इसलिए खुलिए, ईमानदारी से मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसना खेलना बुरी चीज नहीं है। अब आप बताओ कि मॉलिक्यूल चाहे पोलर हो और चाहे नॉन पोलर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो ऐसे, चाहे तो पोलर हो और चाहे, यहां अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाना है ना आपको, तो प्रोटीन खर्च मतलब प्रोटीन यूज आएगा ही आएगा। जैसे हमने कहा था कि नॉन पोलर के लिए प्रोटीन काम, लेकिन तब जब आप अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट आते हैं। अगर आप अगेंस्ट द ग्रेडियंट आते हैं, कैसे आते हैं, तो फिर तो आपको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? और वो जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा ना, उसको हम पता है क्या बोलेंगे? बोलो पंप प्रोटीन। क्या बोलेंगे? और फिर इससे मॉलिक्यूल जाएंगे अपनी हायर कंसंट्रेशन टू, अपनी हायर कंसंट्रेशन टू, यस और नो? और लोअर टू, और इसमें क्या लगेगी? क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। सही है बात या नहीं? और जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समझ पाए हैं बात या नहीं? तो आपको सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बेसिक मीनिंग समझ में आया है? हाँ या ना? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? एक बात याद रखिए, एनसीईआरटी ने यहां पोलर और नॉन पोलर को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ाते टाइम लिखा है नॉन पोलर मॉइटी या हाइड्रोफिलिक मॉइटी और हाइड्रोफोबिक मॉइटी। मॉइटी MOEITY ऐसा एक शब्द है मॉइटी, आप इसे समझिए नेचर, हाइड्रोफिलिक नेचर, हाइड्रोफोबिक नेचर, पोलर नेचर, नॉन पोलर नेचर। नेचर के लिए शब्द एनसीईआरटी यूज कर रही है मॉइटी। फिर एनसीईआरटी लिखती है कि जिन मॉलिक्यूल्स का नेचर नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस, नॉन पोलर होता है, इजीली क्रॉस कर लेते हैं। जिनका नेचर पोलर होता है वो इजीली क्रॉस नहीं करते, और उसमें हेल्प करती हैं प्रोटीन्स, और इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहां इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, जो बात बोल रहा हूं एनसीईआरटी पे मेंशन है, मैं भी आपको बहुत सही से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ख्याल रखना है। पूछिए क्या? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन टू मूवमेंट करते हैं, आते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट वो पहले से होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हाँ भाई इस मॉलिक्यूल को इधर से इधर आना है, इधर से इधर आना है, तो पहले इसकी अमाउंट इधर बढ़ा दो फिर इसको ले आओ। ये काम बोलो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता ही नहीं है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से ही ऑलरेडी प्रेजेंट होना, बस उसका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवा देती हैं प्रोटीन्स। वहीं अगर बात करें हम किसकी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो बोलो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट करता है। क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन टू कहां आ रहा है, तो आप बताओ कि इधर ये कंसंट्रेशन क्या कर देगा, तो ये ग्रेडियंट सेट। बोलो अगर आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना हो तो आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेते हैं जिसमें एनर्जी खर्च होती है, और अगर आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तोड़ना हो तो फिर आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन करवाते हैं जिसमें एनर्जी। इसका मतलब ग्रेडियंट सेट करने में एनर्जी लगती है, ग्रेडियंट तोड़ने में एनर्जी। जिंदा हो? पता चला क्या पढ़ाया है? तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का सेकंड पैराग्राफ पढ़ो आप 176 से, कि इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिखा है। फिर उसके बाद की एक लाइन है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है,
मैं भी खोलता हूँ एनसीईआरटी, बताता हूँ कौन सी लाइन है जो बच्चा बार बार काउंटर पे पूछेगा ही पूछेगा आके। बातें कर रहे हो, खुसर पुसर नहीं करनी है। ये कह रहा है इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प टू मूव द substances across the membrane without the expenditure of the facilitated diffusion cannot cause the net transport of molecule from low to, मतलब facilitated diffusion low to high concentration में transport and this would require input of energy। ये दुखी करता है बच्चे को। बच्चा कहता है सर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की जरूरत ही नहीं होती, और एनसीईआरटी कह रही है कि दिस रिक्वायर्ड इनपुट ऑफ एनर्जी। तो हम कहते हैं कि दिस, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लो टू हाई नहीं होता, लेकिन अगर ये करना चाहते हो तो इसमें एनर्जी लगेगी, हाँ या ना। फिर कह रहा है ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस एज द मैक्सिमम, ये आगे मैं बताता हूं अभी आपको। यहां तक क्लियर है बात, आपको समझ आया है सब, या ऊपर से क्या है? किसी को कुछ पूछना है बेटा? क्या समझ नहीं आया? लास्ट वाला क्या बोला मैंने, बताओ बताओ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर सब्सटेंसेस को मूव करवाता है या लोअर टू हायर? लोअर टू हायर तो नहीं करवाता। यही लिख रहा है एनसीईआरटी कि नेट मूवमेंट ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं करवा सकता। अगर ये करवाना चाहते हो आप लो टू, तो उसमें इनपुट ऑफ एनर्जी लगेगा, जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एनर्जी खर्च नहीं करता है। इसलिए मैंने बोला कि अगर ग्रेडियंट सेट करना है तो एनर्जी लगेगी, और ग्रेडियंट तोड़ना है तो फिर एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब आप आओ पेज नंबर 178 पर, है अगेंस्ट द ग्रेडियंट आ रहे हो ना? किधर से एनर्जी, किधर से लेंगे? इधर से कहां से? पहले तो ऐसे इधर उधर मत कर, पहले तो ये बता कि एनर्जी लेनी कहां से? सेल साइटोप्लाज्म से एनर्जी यूज करेगी ना, तो एनर्जी तो साइटोप्लाज्म वाली साइड से लगेगी। तो या तो मॉलिक्यूल सेल के अंदर आए या सेल के बाहर जाएं और अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो। मतलब इस डायग्राम को अगर मैं उल्टा कर दूं, सुनना बात ध्यान से, अभी तो मॉलिक्यूल ए को अंदर ला रहा हूं, बी को अंदर ला रहा हूं, हाँ या ना? इसको मैं उल्टा कर दूं, ए को अंदर से कहां भेजूं और बी को भी अंदर से कहां भेजूं, तो फिर ये हो जाएगा पैसिव और ये हो जाएगा एक्टिव। तो आपको डायरेक्शन थोड़ी याद करनी है, आपको तो ग्रेडियंट याद करना है कि अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट चल रहे हैं तो पैसिव है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट चल रहे हैं तो एक्टिव है, चाहे पोलर हो और चाहे। चलें आगे, हाँ या ना? इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। नेट ट्रांसपोर्ट जीरो नहीं है बच्चे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नेट ट्रांसपोर्ट का जीरो मतलब नहीं होता। मेरी बात सुन, जैसे मैं बताऊं, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, सुन तो मैं बात को सुन, मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताता हूं, देख। इसमें क्या है कि कोई मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आ रहे हैं 10, कितने? सेम मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं 2। अब बता नेट मूवमेंट नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है? कितने मॉलिक्यूल्स का? तो ये जितने भी ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे हैं ना हम, इसमें हम ये नेट मूवमेंट पढ़ते हैं। इसलिए एनसीईआरटी जब भी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस की बात करेगी, किसकी? तो तेरे को दिमाग में रखना है नेट, कि नेट मूवमेंट किस तरफ है, समझ रहे? और नेट का मतलब होता है कि जितना अंदर ला रहे हो उतना अगर बाहर जा रहा है फिर तो नेट मूवमेंट जीरो है। अब अगर मैं कहूं कि कोई मॉलिक्यूल है वो अंदर तो आ रहे हैं 2, बाहर जा रहे हैं 10, तो नेट मूवमेंट अब बाहर की तरफ होगा 8। और हम नेट मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि ज्यादा किस तरफ है मूवमेंट, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और अगर दोनों तरफ आना जाना क्या हो जाए, सेम इक्वल हो जाए, फिर तो नेट मूवमेंट जीरो ही हो गया ना।
इधर खड़ा हो मेरे पास आ, मैं समझ गया तेरा डाउट। ये पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी मॉलिक्यूल अंदर अमाउंट में क्या है, ज्यादा है, तो फिर मैं एनर्जी खर्च करके अंदर क्यों ला रहा हूं? तूने कभी साइकिल चलाया है? बाइक चलाना आता है तेरे को? दोनों आते हैं क्या? दोनों, साइकिल और बाइक में से तेज कौन दौड़ता है? स्टार्ट हो तो, बंद हो तो साइकिल से भी धीरे है। मानता है ये बात? ऐसा क्यों? बोल। उसमें होता है फ्यूल कंजप्शन, जिससे अंदर डेवलप होती है हीट, इंफ्लेमेशन से। होती है नहीं होती? और वो हीट एनर्जी से इंजन काम करता है, तो बाइक की स्पीड क्या हो जाती है? तो बता, जिन ट्रांसपोर्ट्स में क्या खर्च होती है, वो फास्टर होते हैं देन पैसिव मूवमेंट्स। भी हमारे घर पे छत पे जाके आपने चेयर लगा दी, हवा चल रही थी, आपने कहा हाँ हाँ मजा आ गया, लेकिन हवा कम चल रही है, तो उस हवा की स्पीड को बढ़ा सकते हो आप। पूछो कैसे? पंखा लगा के, कूलर लगा के। तो उसमें एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, और एनर्जी कंज्यूम होते ही मूवमेंट क्या हो जाएगा? समझ गए अब? और बता। थैंक यू बोल फिर। हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं? शौक मांग के खाएगा मतलब सारी उम्र? है ना, ऐसे काम मत करना कि खुद भाई अच्छा डॉक्टर बन जाए और खुद की कमा के चॉकलेट खा ले। अब कह रहा है कि जो उसको चॉकलेट खिलाओ, मतलब ऐसे मत बताया करो कि भाई हमारे मतलब ऐसा काम चलता है। ये मत करो आप। मांग के खाओगे क्या? चलो, कमा के खाना है बच्चे, और खुद की कमाई के खाने का मजा ही अलग है। हाँ बेटा। तेरी जेब में ना अभी 10,000 रुपए है। पटेल साहब सुन लो, एक बात एग्जाम्पल मान लेते हैं अपने, कि आपकी जेब में 10,000 रुपए हैं। ठीक है? आप रोड पे चल रही हो, खुश हो कि आज तो खूब पैसे हैं, मजा आ गया। चलते चलते सड़क पे 10 रुपए का नोट दिखा, छोड़ दोगे या उठा लोगी? बताओ बताओ, सही से बताओ। उठा लोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि चाहे मेरी जेब में रुपए क्या है, लेकिन खर्चा हो जाएगा, और रुपयों की मुझे हमेशा क्या रहेगी? वही बात। हालांकि ये सब्सटेंसेस इसके पास, सेल के पास ऑलरेडी क्या है, लेकिन उसको पता है कि भाई इनकी रिक्वायरमेंट मेरे को हमेशा क्या रहने वाली है। तो अगर मिल भी रहे हैं तो ले लो, ले लो, चाहे एनर्जी क्यों ना खर्च हो रही हो। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? यस और नो? इसलिए कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं सेल के अंदर जो ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन फिर भी सेल क्या कर रही है, क्योंकि उसकी डिमांड हमेशा है सेल को। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए वो अंदर मिनरल्स या सब्सटेंस ज्यादा होने की बावजूद भी अंदर क्या कर रहा है, एक्टिवली ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास डिमांड इनकी हमेशा ज्यादा ही रहेगी। चलें भी आगे। अब तो फिर कल चलते हैं, यहीं से मेरे को याद करवाना कि कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट शुरू करना है। कल आके ये डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर। तो यार क्लास शुरू करते टाइम तो बोलता नहीं। हाँ तो मैं तो पढ़ाऊंगा, मेरा काम ही यही है। बताओ क्या कह रहा आप पढ़ाते रहते हो इसलिए, मेरा काम ही पढ़ाना है। कल क्लास में आऊंगा मैं, आते ही सबसे पहले ये काम करना है। आज रात को मैं एक रिवीजन क्लास लूंगा आपकी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रेस्पिरेशन की। पढ़ाऊंगा नहीं, क्वेश्चंस लाऊंगा इस बार, तो उनको सॉल्व करेंगे, है ना? मैं पूरी बायोलॉजी का ऐसे चलेगा, मैं आज और कल मनीष शर्मा सर मिलके कर लेंगे। टाइमिंग बच्चे रात का रहेगा, क्योंकि इवनिंग वाले बैच के जो बच्चे हैं वो भी उसमें जुड़ पाएंगे। ठीक है, 9:30 के आसपास रख लेंगे, 9, 9:30 के आसपास। 1-1.5 घंटा मैक्सिमम। मैक्सिमम 1-1.5 घंटा। उसमें क्या होगा कि क्वेश्चंस करेंगे, और बच्चे को डाउट होंगे तो वो भी ले लेंगे। कई बार होता है ना कि सर ये वाला पोर्शन है, इसमें थोड़ा सा ये लाइन में डाउट है, ये इसमें वर्ड में डाउट है, तो मुझे बता देना। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? क्योंकि फिर फ्राइडे सैटरडे छुट्टी पे हूं मैं। अरे वो गड़बड़ हुई ना मेरे साथ, तो
मेरे को मेरा इंश्योरेंस सेटलमेंट करवाना है, गाड़ी बहुत दूर खड़ी है तो आने जाने में बड़ा टाइम लग जाता है। अभी मंडे को भी इसलिए छुट्टी पे ही था मैं, तो इसलिए बहुत दूर है, 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर खड़ी है गाड़ी यहाँ से, तो इसलिए आना जाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इसलिए छुट्टी पे हूँ 2 दिन में, मेरे को वर्क करने, फिर नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू। वैसे कोई छुट्टी की जरूरत नहीं थी खास मुझे।